हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम कैसे गॉस थ्योरम से हम कूलम्ब्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, जिसका सेंटर में रखा हुआ है प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आइए पहले ट्रेडिशनल वे से ये निकालेंगे कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे 3D सरफेस के थ्रू आर पार गए होंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लेंगे जिसका अमाउंट है dA। ठीक है, फिर हम ये निकालेंगे कि इस dA के थ्रू कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गए हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर इस जितने अमाउंट ऑफ फ्लक्स गए होंगे उन सब का कर देंगे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने एक छोटा सा सरफेस कंसीडर किया है dA, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसका अमाउंट बहुत छोटा ही होगा। तो चलिए उस फ्लक्स का अमाउंट को मान लेते हैं d phi e। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? उसका वैल्यू आ जाएगा E डॉट dA। ठीक है, तो अगर हमको पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। d phi e इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लोज्ड इंटीग्रेशन इसीलिए लिया क्योंकि ये एक क्लोज्ड सरफेस है। जो क्लोज्ड सरफेस के लिए जो इंटीग्रेशन लिया जाता है उसे हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा phi e। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E dA cos थीटा। क्यों? क्योंकि E डॉट dA उसका जो वैल्यू होता है वो होता है E dA cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो थीटा है वो क्या है, वो है E और dA का बीच का एंगल। तो यहाँ पे देखिए ये है E वेक्टर और ये है dA वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है मुझे लगता है ये 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 0, और cos 0 का वैल्यू आपको पता है वो आता है 1, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E dA। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें सरफेस पे अगर कहीं पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा सेम ही आएगा। तो इस फिगर के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। तो चलिए उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा dA यानी इस छोटा सा सरफेस। तो अगर इस छोटे से सरफेस का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा इस पूरे बड़े स्फीयर का सरफेस। ठीक है, वो होता है क्या, 4 pi r²। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो होता है r। तो ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है phi e का। ठीक है, तो चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, यानी इस पूरे 3D सरफेस पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आएगा सिर्फ इतना वैल्यू। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, एक दूसरे चार्ज पार्टिकल q डैश को लेकर इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं। तो होगा क्या, इस छोटे से चार्ज q डैश पर लगेगा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसका वैल्यू आएगा क्या, q डैश इंटू उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे E का वैल्यू उठाकर यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इंटू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो अगर इसे हम थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डैश डिवाइडेड बाय r²। और ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है फोर्स का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए ये है एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पे अभी हमने कंप्लीट किया है डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।